अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सबा असलम एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो लेक्चर में नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 3 क्लासिफिकेशन हमारे पास आती हैं। जो नंबर 1 पर हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारे पास सेकंड पे आता है वो आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द थर्ड वन इज़ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा तब एक्टिव होता है जब हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होते हैं। यानी कि अब इसकी हम एग्जांपल इस तरह दे के समझा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हमने कॉकरोच देख लिया या कुछ भी इस टाइप की चीज़ जिससे हमें फोबिया है या हमें डर लगता है या कोई हमें मारने आ रहा है, तो उस टाइम जो हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो हमें इस बात के लिए कन्वे करता है कि आया हमें उस सिचुएशन में रुकना है या मतलब लड़ना है उस सिचुएशन से या भागना है। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। जैसे यहाँ इस पिक्चर में फ़ाइट किस तरह शो किया हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है कि अटैक करना है और हमें डिफेंड करना है अपनी पोजीशन को, और फ्लाइट में हमने क्या डिस्कार्ड करना है, रिमूव करना है हमारे अपने आप को, और गिव अप करना है या मूव ऑन करना है, ये सब ना। तो ये हमारा सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव तब होता है जब कोई फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स हो, यानी कि लड़ना हो या भागना हो। देन इसके अलावा हमारे पास सेकेंड आता है पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मैकेनिज़्म कहलाता है। जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, जब हम बिल्कुल लेटे होते हैं या कुछ भी टीवी देख रहे होते हैं या बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, तब उस वक्त हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। इसके बाद और भी हमारे पास नर्वस सिस्टम की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टाइप आती है जो होती है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पूरे डाइजेशन के मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर रहा होता है और ये ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक के साथ मिलकर ही काम कर रहा होता है। फिर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि हमारे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स कहला रहे होते हैं। एड्रिनर्जिक पता है बीटा अल्फ़ा जो हमारे पास होते हैं। इसके बाद इसकी जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको न्यूरॉन्स गैंग्लिया के बारे में पूरा एक ओवरव्यू दिया था, तो वो क्या होते हैं, वो शॉर्टर होते हैं। वो शॉर्ट क्यों होते हैं वो हम आगे वो अब आगे पता चलेगा, और वो ब्रांच भी होते हैं और ये रीज़न भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा MCQ पॉइंट के लिए भी वो है क्योंकि अक्सर एग्जामिनर ये सवाल हमसे लाजमी पूछते हैं, तो इंशाल्लाह इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि ये इनर्वेट्स कहाँ से होते हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थोरैकोलैम्बर रीजन से इनर्वेट और ओरिजिनेट होते हैं। थोरेसिक और लंबर रीजन, जो कि T1 से T12 थोरेसिक होता है और लंबर होता है L1 से L3। तो देखें थोरेसिक और लंबर जब आपस में जंक्शन फॉर्म करता है तो वो आपस में थोरैकोलैम्बर कहलाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिंपैथेटिक और एंटेरिक की, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि ये दोनों मिलके काम करते हैं, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन और इसका रिसेप्टर है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास नर्व्स इनर्वेट्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो कि क्रेनियल नर्व्स भी बहुत सारे नंबर्स भी होती हैं। तो जो क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 3rd नंबर पर आती है, जिसको हम ऑक्यूलोमोटर भी कहते हैं, वो हमारे पास इसमें यूज़ होती है, मतलब वो वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं हमारी इसकी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। इसके अलावा 7 जो कि फेशियल वगैरह को कंट्रोल कर रही होती हैं वो। इसके अलावा 9 हमारे पास होती है जो कि ग्लेसोफेरेंजियल, मतलब ये हमारा थोरेसिक रीजन वगैरह को करती है। और इसके अलावा 7 जो वेगस लाइक हमारा थोरेसिक और जो हमारा वो डाइजेशन वगैरह, जो ये हमारा टमी वगैरह का रीजन होता है, उसको ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा हमारे पास और भी क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल रीजन होता है, जो S2 to S4, ये जो 2 नर्व्स होती हैं वो भी इसको कंट्रोल कर रही होती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ एक डायग्राम है जिसमें बहुत कंसाइज के तौर पे उसके फंक्शंस को डिफ़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के
फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि थोरैको लंबर मतलब T1 टू TL3 तक ये इसको कंट्रोल कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो पहले हम उसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो ये देखें, यहाँ ये एक ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम ब्राउन से शो भी है, जो मैं एरो से भी आपको शो कर रही हूँ। इसके अलावा T1 से T12 हमारे पास क्या है, ये नर्व्स हैं जो इनर्वेट्स हो रही हैं। और ये जो देखें शॉर्टर हैं, ये क्या है हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये क्या है ब्रांच्ड भी हैं। देखें ये हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं, और ये देखें साइज़ में बड़े भी हैं, जबकि प्री गैंग्लियोनिक हमारे पास शॉर्ट हैं और ब्रांच्ड हैं। तो इसका रीज़न मैंने आपको कहा था, आगे बताएंगे। तो देखें इसका रीज़न ये होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट होता है तो उस वक्त फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, तो बहुत जल्दी हमें डिसीजन लेना होता है। तो देखें, अगर प्री गैंग्लियोनिक जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को कमांड देगा माइंड से या स्पाइनल कॉर्ड से लेकर, तो अब देखें वो जितना बड़ी वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन हमारा जितना बड़ा होगा या जितना लॉन्ग होगा, तो उस कमांड को पोस्ट गैंग्लियोनिक तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए प्री गैंग्लियोनिक बहुत शॉर्ट होती हैं और ब्रांच क्यों होती है, ताकि एक ही प्री गैंग्लियोनिक मतलब एक ही कमांड एट अ टाइम बहुत सारे एक साथ बहुत सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन तक पहुंच जाए, ताकि जल्द से जल्द एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सके और जो हमें आप एक्शन या जो भी फाइट करनी है कि फ्लाइट करनी है जो भी है वो फ़ौरन से जनरेट हो। तो इस वजह से ये शॉर्टर और ब्रांच्ड होते हैं। तो देखिए T1 से T12 तक ये हमारे पास थोरैको लंबर रीजन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व ऑरिजिनेट हो रही हैं, और वो यहाँ ये हमारे पास ये जो है जो मैं एरो से शो कर रही हूँ, ये रेड भी जिसके अंदर डॉट्स वगैरह भी हैं, ये सब हमारे पास गैंग्लियन है। और फिर इसके बाद ये हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स वो हो रहे हैं, ऑरिजिनेट हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, पहले हम इन ग्रीन डॉट्स की बात करते हैं कि ये देखें, ये है सीलिएक मसल्स के लिए यूज़ होता है। ये सुपीरियर जो हमारे पास जितना भी सुपीरियर नर्व्स होती हैं इनके लिए होता है, और ये इन्फीरियर वगैरह रीजन्स वगैरह के लिए होता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइज़ पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। जब भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, हमारी सबसे पहले प्यूपिल डायलेट हो जाएंगी। अच्छा, अब आपने इसकी एग्जांपल यहाँ से देख लें कि जब हम डर जाते हैं या कुछ होता है, तो आपने देखा होगा अक्सर हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं साइज़ में, वो जिसे यह भी कहा जाता है लेम लैंग्वेज में कि आंखें फट गई हैं। तो वो आंखें बड़ी हो रही हैं, मतलब हमारा प्यूपिल डायलेट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो वो बड़ा हो रहा है। तो इस वजह से ये प्यूपिल को डायलेट कर देती हैं। देन इसके बाद इनहिबिट सलाइवेशन। आपने देखा होगा मुंह खुश्क हो जाता है जब हमें डर लग रहा होता है, एंग्जाइटी टाइप कंडीशन जब हमारी होती है, तो हमारा मुंह खुश्क हो रहा होता है, और जब डर का सारा होता है तो ये सलाइवेशन को इनहिबिट कर देता है। जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो हमारी सलाइवेशन इनहिबिट हो जाएगी। इसके अलावा ये क्या करेगा, ब्रोंकाई को रिलैक्स कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब हमें डर लग रहा होता है, एंग्जाइटी जो भी कंडीशन होती है, तो हमारा जो सांस है वो तेज़ी से आ रही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन ले सकें। क्योंकि हमें उस जो भी हमारे सामने सिनेरियो है उसका या तो मुकाबला करना तो या तो भागना होता है, और उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी मतलब उतना हमारे पास ऑक्सीजन लेवल अच्छा होना चाहिए। तो इस वजह से वो हमारे ब्रोंकाई हैं वो रिलैक्स कर देता है। इसके अलावा एक्सीलरेट हार्ट बीट, ये क्या करता है, हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। ये भी अक्सर हमने देखा होगा जब हम डर रहे होते हैं या कुछ भी होता है, या एंग्जाइटी या कोई भी टेंशन वाली सिचुएशन होती है, तो हमारी हार्ट बीट भी अचानक से तेज़ हो जाती है। तो वो भी हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि रोंगटे खड़े हो जाना, आपने एक वर्ड सुना होगा ना, तो वो क्यों होता है कि ये हमारे जो सीलिएक मसल जितने भी होते हैं, तो ये क्या करता है, वो उनको एक्टिव कर देता है। तो वो हमारे रोंगटे टाइप जो खड़े हो जाता है, अचानक से सर्दी भी लगती है तो आपने देखा होगा हमारे रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। क्योंकि पता है बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये कर रहा होता है कि वो हमारा होम्योस्टेसिस जो भी मैकेनिज्म होता है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है ना। तो जब हम फेयर कंडीशन में होते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इसी वजह से हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये करता है, इनहिबिट करता है पेरिस्टाल्सिस को और सिक्रीशन को। अब जाहिर सी बात है, अब हम कोई डर की कंडीशन और अचानक से हमें भूख लग जाए तो कितना हमारे लिए मुश्किल सा एक सिनेरियो बन जाएगा। तो इस वजह से ये क्या करता है, हमारी इनहिबिट करता है, मतलब ख़त्म करता है हमारी जो स्टमक की मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस जो होती है उसको कम से कम कर देता है, और सिक्रीशंस भी कम करता है, ताकि इसको मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि वो डाइजेशन को इनहिबिट कर देता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये जो हमारे पास है ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है,
और उसकी जो वो है सिक्रीशन है उसको भी बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है और एनर्जी हमारे पास ग्लूकोज से आती है, तो इस वजह से ये क्या करता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन को लीवर के अंदर इंक्रीज़ कर देता है। इसके अलावा अब ये क्या करता है, किडनी में क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ये क्या करता है, जो ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की ये दूसरे नाम है, ये क्या करता है, उनकी सिक्रीशन करवाता है। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होता है कि ये तो यहाँ से सिक्रीशन कैसे हो रही है जब एपिनेफ्रिन, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसके जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो होते हैं एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जो कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं। अब वो तो किडनी से एड्रिनल जो किडनी का एड्रिनल मेड्यूला है उससे रिलीज़ होते हैं, तो फिर ये किस तरीके से हमारा सारा मैकेनिज़्म कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि देखें, जब हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक जितने भी न्यूरॉन्स हो वो हमारे सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है, प्री गैंग्लियोनिक हमेशा एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होता है और वो सबसे पहले हमारे एड्रिनल मेड्यूला से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को रिलीज़ करता है। देन वो ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कौन? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, मीन्स ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो ये एक्टिव एसिटाइलकोलिन के थ्रू ही होते हैं, कोलिनर्जिक के थ्रू, क्योंकि उस टाइम एसिटाइलकोलिन हमारे पास एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के तौर पे यूज़ हो रहा होता है और वो क्या करता है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देता है और रेनिन की भी सिक्रीशन होती है जिसकी वजह से बीटा 1 हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है और अल्फ़ा 1 डिक्रीज़ हो जाता है। फिर इसके बाद ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ब्लडर कॉन्ट्रैक्शन को। अच्छा, अब ये भी एक बात हम सोचने वाली है कि अगर हमें डर लग रहा है या हमारे पास एक फ़ाइट रिस्पॉन्स देना है हमें, और उस टाइम हमें अगर यूरिनेशन का मसला आ जाए तो ये एक बहुत मसला हो जाएगा। इस वजह से ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ब्लैडर के कॉन्स्ट्रक्शन है ना, जो हमारा ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है कॉन्स्ट्रिक्ट होने से, ताकि हमारा यूरिनेशन का मैकेनिज्म एक्टिव ना हो सके। तो इससे क्या करता है, ये हमारे ब्लैडर को डायलेट भी कर देता है। ब्लैडर के लिए ये हम कॉन्ट्रैक्शन, अब आप सोच रहे होंगे अभी हमने कॉन्ट्रैक्शन बोला, अब हमने कहा कि ब्लैडर को डायलेट करते हैं। देखें, ब्लैडर को डायलेट इसलिए करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन उसमें स्टोर हो सके। और कॉन्ट्रैक्शन किसको करता है, ये जो हमारे पास ये स्फिनिक्टर होता है, ब्लैडर स्फिनिक्टर, जिसकी थ्रू हमें यूरिन पास होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, तो उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ताकि वो इनहिबिट कर सके यूरिनेशन को। देन इसके बाद क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है ऑर्गेज़म को। अब क्योंकि देखें, जो हमारा सेक्सुअल जितने भी होता है मैकेनिज़्म, वो हमारे फ़ाइट और फ्लाइट के दौरान तो हमें कभी भी उसके सेंसेशन नहीं आएंगी, लेकिन जब भी हमें ऑर्गेज़म और एजैकुलेशन का जब भी प्रोसेस होता है वो हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने से ही होता है। उसकी अराउजल्स वगैरह, मतलब फीलिंग्स और ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सब स्टार्ट होती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, लेकिन जब इजैकुलेशन ऑर्गेज़म तक जाता है तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। ठीक है, यहाँ हमने बात कर ली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो यहाँ पर देखें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस में 90% जो वर्क है ना वो क्या करती है, हमारे वेगस नर्व्स कर रही होती हैं। क्योंकि अब यहाँ देखें, ये हमारी वेगस नर्व है और ये देखें ये क्या कर रही है, थोरेसिक से लेकर पूरा जो हमारा टमी के नीचे तक का जितना भी हमारा है ये सब वेगस नर्व ही कंट्रोल कर रही है। और ये सबसे मेन नर्व है टेन नर्व, वेगस नर्व, और ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस में सारा, देखें एक तो ये बात याद रखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो कुछ होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस में उसका सब कुछ उलट होता है, मतलब उसका बिल्कुल अपोज होता है। अब इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं पिपल, मतलब हमारी आंखें छोटी सी मतलब नॉर्मल साइज़ में होती हैं। इसके अलावा स्लाइवेशन जो हमारा होता है वो होने लग जाता है। फिर इसके अलावा हमारी सांस भी नॉर्मल हो जाती है, जो हमें ब्रीथिंग रेट होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा हमारा हार्ट रेट भी नॉर्मल, मतलब स्लो तो नहीं कह सकते लेकिन मतलब नॉर्मल में आ जाता है, मतलब सिंपैथेटिक के मुकाबले में स्लो हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारी डाइजेशन मैकेनिज़्म ऑन हो जाता है, जहाँ इंटेरिक का भी मैंने, इंटेरिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों मिलकर इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी जो बाइल रिलीज़ होती है, जो मतलब स्टमक डाइजेशन वगैरह के लिए, वो मैकेनिज़्म स्टिमुलेट करता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके। इसके अलावा जो हमारी किडनी वगैरह है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस कर सके, और क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लैडर को। अब क्या होगा, ताकि हमें यूरिनेशन वाला मतलब जो मैकेनिज़्म था वो हो सके, और जो सेक्सुअल अराउजल्स वगैरह है उसको भी एक्टिव करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के टाइम पर ये सब एक्टिव तब होते हैं।
तो अच्छा, ये हमने बात कर ली ना। देखें ये क्या करता है, ये क्रेनियल और ये सैक्रल रीजन, ये हमारा क्रेनियल रीजन है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन के करीब करीब होता है, और ये सैक्रल हमारे पास बिल्कुल नीचे की साइड होता है। लंबर के बाद हमारे पास आता है सैक्रल रीजन, तो ये उसको एक्टिवेट कर रहा होता है। तो आई होप कि आपको ये सारा मैकेनिज्म समझ आया होगा। इसके अलावा यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।